बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हुई जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। और आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जो फिल्मों में जितनी सफल हुई उससे कहीं ज़्यादा वो अपने अफेयर और बुरी आदतों से लोगों की नज़रों में रही। राजा को रानी से प्यार हो गया। एक समय था जब वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर लोग कहते थे एक ऐसी हीरोइन जो प्यार और हवस की इतनी भूखी हो गई कि उसने एक के बाद एक 12 लोगों के साथ अफेयर किया और संबंध बनाए, और तब भी मन नहीं भरा तो अपने से 20 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाए, और जिसके बाद हर कोई कहने लगा था बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कैसे सेक्स, हवस और शराब सिगरेट से वो इतने बुरे हालातों में पहुंच गई थी कि उसे कैंसर हो गया, और कैसे अपनी एक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद जब उसने उस फिल्म को देखा तो वो शर्मसार हो गई और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी। अब आखिर कौन थी वो हीरोइन और कैसे उसने बॉलीवुड की सबसे बिगड़ैल और सेक्सिज्म का टैग देने के बाद भी वो टॉप की एक्ट्रेस में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से मिले नैना। हम बात कर रहे हैं अपने अफेयर, सेक्स, शराब की लत से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चित रही एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला है जो नेपाल में मंत्री रह चुके हैं। उनकी मां का नाम सुषमा कोइराला है जिनके बॉलीवुड के साथ सीधे तार जुड़े थे, पता नहीं कैसे। मनीषा के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब वो एक दमदार पॉलिटिकल और राजशाही बैकग्राउंड से आती हैं। मनीषा का बचपन नेपाल में नहीं बल्कि अपनी नानी के पास बनारस में बीता। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी बनारस में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी और कसम खा पी कर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने मामा की एक नेपाली एड फिल्म देखी और फिर क्या, सपना बदल गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और अब यह एक्ट्रेस बनने का सपना देखने लगी। मामा के हाथ पैर जोड़ने के बाद मामा ने उन्हें एक फिल्म में काम दिला दिया और उन्होंने पहली बार नेपाली फिल्म फेरी भेंटोला में काम किया जो 1989 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वो सीधे बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। मजाक है क्या? हाँ, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी क्योंकि सपने देखने में क्या जाता है, लेकिन परिवार वाले तो नेता थे, वो कभी हाँ नहीं करने वाले थे। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन का इंतजार किया और जैसे ही जन्मदिन आया तो घर वालों से गिफ्ट में बॉलीवुड मांग लिया। क्या बोला तूने? मतलब बॉलीवुड में काम करने की अनुमति मांग ली और घर वालों ने कहा सिर्फ 1 हफ्ते में हीरोइन बनकर दिखाओ, अगर नहीं बन पाई तो घर वापस आ जाओ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और मनीषा बम्बई पहुंच गई। मनीषा ने जाते ही डायरेक्टरों से सीधे फिल्म में हीरोइन बनने को कहा क्योंकि स्ट्रगल के लिए तो उनके पास टाइम था नहीं। बात तो सही है। और वैसे भी 1 हफ्ते में वो कहां तक स्ट्रगल करती, तो सीधे वो शिखर कपूर से मिली और उन्होंने फिल्म दुश्मनी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। फिर वो बोनी कपूर से मिली और उन्होंने कहा कि फिल्म प्रेम में अगर तब्बू ने मना कर दिया तो मैं तुम्हें ले लूंगा। फिर वो ऋषि कपूर से मिली और उन्होंने फिल्म हिना में सेकंड रोल दिया, लेकिन मनीषा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बनूंगी तो फिल्म की मेन हीरोइन ही बनूंगी। अच्छा। और फिर वो सुभाष घई से मिली और उन्हें फिल्म सौदागर मिल गई। इस तरह 300-400 सालों के कठोर स्ट्रगल के बाद उन्हें पहली फिल्म बहुत जल्द ही मिल गई, और वह भी राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ। उन्होंने अपने बॉलीवुड का डेब्यू किया। बड़े पापा, कितना चाहोगे जब आगे? बेटे हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम। और उनके साथ नजर आए उस समय के सबसे चार्मिंग फेस वाले भोले भाले एक्टर विवेक मुशरान। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके गानों ने तो माने पूरे देश का दिल जीत लिया और रातों रात मनीषा लाखों दिलों की धड़कन बन गई। बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी।
और बस बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की हो गई। इसके बाद 1992 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, यलगार और इंसान के देवता। दोनों ही फिल्मों में बड़े बड़े सुपरस्टार थे और मनीषा ने भी अपनी खूबसूरती का खूब जलवा बिखेरा और फिल्में सुपरहिट रहीं और मनीषा जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद मनीषा के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें अनमोल, धनवान, मिलन और यूं ही कहीं जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। लेकिन ये सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुईं और मनीषा एकदम से अर्श से फर्श पर औंधे मुंह गिरी और इनके बाद उन्हें काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया। और जब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपनी माँ को फोन करके कहा और एक बार फिर उनकी मां ने चक्कर चलाकर उन्हें फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में काम दिलवा दिया। लेकिन जब विधु विनोद चोपड़ा ने मनीषा का ऑडिशन लिया तो उन्होंने कहा ये क्या है, और मनीषा ने एक दिन का समय मांगा और खूब गिड़गिड़ाई, तब जाकर उन्होंने मनीषा को फिल्म में ले लिया। फिल्म में मनीषा अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ नजर आईं और फिल्म का एक ऐसा गाना था जो लड़की पटाने के लिए उस समय आशिकों के लिए एक रामबाण साबित हुआ। और लड़का हर तीसरी लड़की से बस यही कहने लगा। और एक बार फिर मनीषा के कैरियर में उछाल आया और वह लगातार फिल्मों में काम करने लगी, जिनके बाद बॉम्बे, क्रिमिनल और खामोशी द म्यूजिकल जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म क्रिमिनल से जुड़ा एक कमाल का किस्सा भी रहा। इस फिल्म को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने बनाया था। फिल्म की कहानी में कुछ खास दम नहीं था और मुकेश भट्ट को डर था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो उन्होंने यह खबर फैला दी कि फिल्म की हीरोइन यानी कि मनीषा कोइराला की मौत हो चुकी है। और यह खबर सुनकर लोग परेशान हो गए और क्रिमिनल को मनीषा की आखिरी फिल्म समझकर देखने गए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या। लेकिन फिल्म किसी को कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर भी सिर्फ मनीषा के लिए लोगों ने इसे देखा और जब लोगों को पता चला कि मनीषा जिंदा है और मुकेश भट्ट ने सिर्फ फिल्म हिट कराने के लिए झूठ बोला था, तो लोगों ने कहा और मुकेश भट्ट की वह हालत हो गई कि उन्हें पुलिस की शरण लेनी पड़ी। आमिर खान के साथ फिल्म अकेले तुम अकेले हम में मनीषा कोइराला ने काम किया। राजा को रानी से प्यार हो गया और यह फिल्म इतनी बेहतरीन रही कि इसकी साधारण सी लेकिन दमदार कहानी ने सभी का दिल जीत लिया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसके गाने तो मानो कानों के लिए किसी शहद से कम नहीं थे। दिल कहता है चलो उनसे मिल। इसके सभी गाने सुपरहिट रहे और आज भी लोग इस फिल्म के गानों को ओल्ड इज गोल्ड मानते हैं। इसके अलावा अग्नि साक्षी, दिल से और कच्चे धागे भी उनकी बेहतरीन फिल्में रहीं। दिल का नाम हाय हाय। कच्चे धागे में वे अजय देवगन के साथ नजर आईं और फिल्म के गाने भी जबरदस्त रहे। दिल देना ही पैंदा है, हम देना ही पैंदा है, हाँ जी हाँ। मनीषा ने फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया और सीखने के बाद प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने एक फिल्म बनाई, पैसा वसूल। लेकिन वह यह भूल गईं कि सिर्फ नाम रखने से फिल्म के पैसे वसूल नहीं होते। बात तो सही है। तो फिल्म डूब गई और मनीषा ने अपने फिल्म मेकिंग की डिग्री को संदूक में लॉक करके रख दिया। उन्होंने टीवी शो सवाल 10 करोड़ का भी होस्ट किया और फेमिना मिस इंडिया में वो जज के तौर पर भी नजर आईं, लेकिन जल्द ही लोगों ने उन्हें वहां से भी निकाल दिया। अब बात करते हैं मनीषा के निजी जीवन की। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। मनीषा की खूबसूरती के जहां एक तरफ पूरे बॉलीवुड में चर्चे थे, तो वहीं उनकी हरकतें भी चर्चा का कारण रहीं। अपनी पहली ही फिल्म से वो विवादों में फंसने लगी थीं और अपने पहले ही हीरो विवेक मुस्रान के साथ वो इलू इलू करने लगीं। करता है इलू इलू। क्योंकि उस समय उनकी उम्र कम थी और दोनों को बचपन वाला प्यार हो गया। मनीषा को लगा कि विवेक दिखने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो आगे चलकर सुपरस्टार जरूर बनेंगे। इसलिए मनीषा विवेक के प्यार में पड़ गईं। दोनों ने खूब प्यार के गुल खिलाए।
लेकिन जैसे ही मनीषा बड़ी एक्ट्रेस बनी और विवेक स्ट्रगल करते ही रह गए तो मनीषा ने विवेक को छोड़कर किसी बड़े स्टार की तलाश शुरू कर दी। और इसके बाद आशिकी की जबरदस्त सफलता के बाद राहुल रॉय बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा बन गए और हर तरफ उनका नाम हो गया। मनीषा ने राहुल रॉय के साथ फिल्म यह मझधार में काम किया और इस बार उन्हें राहुल रॉय से सच्चा प्यार हो गया। फिल्म में रोमांटिक सीन थे जिन्हें करते हुए मनीषा सच में रोमांटिक हो गई और राहुल रॉय के साथ अखबार की सुर्खियों में आने लगी। सागर से गहरा है प्यार हमारा। लेकिन जहां एक तरफ मनीषा राहुल रॉय को लेकर जितनी सीरियस थी तो वहीं राहुल रॉय महेश भट्ट और पूजा भट्ट का पिछवाड़ा खुजाने में लगे थे। वह इससे फ्री ही नहीं हो पा रहे थे क्योंकि राहुल रॉय के माई बाप तो वही थे। बात तो सही है। जब मनीषा को राहुल में भी कुछ खास नहीं समझ में आया तो उन्होंने राहुल को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर के साथ फिल्म खामोशी, द म्यूजिकल और अग्नि साक्षी में काम किया और ये नाना के प्यार में भी पड़ गईं। नाना मनीषा से 20 साल बड़े थे और दिखने में भी कुछ खास नहीं थे, फिर भी मनीषा उनके लिए पागल हो गईं। नहीं आओगी तो तुम्हें मालूम है मैं क्या कर सकता। मैं जरूर आऊंगी। अब पता नहीं नाना ने उन पर क्या जादू किया था। हो सकता है कि ये वाली कविता सुनाई हो। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा कि एक बेजान तर में आत्मा फिर लौट के आ जाए। वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था जी उठे और फिर कहे। और मनीषा ने फिल्म खामोशी में नाना पाटेकर की बेटी का किरदार निभाया और नजदीकियां इतनी बढ़ी कि पत्नी बनने का सपना देखने लगी। नाना भी उस समय अपनी पत्नी से अलग रहते थे और उन्हें भी एक बेटी की उम्र की मनीषा मिली और वह भी खुद को रोक नहीं पाए और मनीषा के साथ लिव इन में रहने लगे। मनीषा नाना की इतनी दीवानी हो गई थी कि आयशा जुल्का और मनीषा के बीच नाना को लेकर खूब लड़ाई हुई और मनीषा ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। और इसके बाद नाना को भी लगने लगा कि मेरी तो काफी डिमांड है भाई। कुछ भी। मनीषा ने एक मैच्योर और सफल नाना पाटेकर से संबंध बनाए और इसके अंदर भी मैच्योरिटी आ गई और उन्हें समझ में आ गया कि नाना पाटेकर उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। उनके रहन सहन, फिल्में, काम और यहाँ तक कि फिल्मों में वो किस तरह के रोमांटिक सीन कर सकती हैं और किस हद तक रोमांटिक सीन कर सकती हैं, वो क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी, यह भी नाना ही तय करते थे। और धीरे धीरे मनीषा का नाना पाटेकर से भी दिल भर गया और उन्होंने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ हवस के समुंदर में गोते लगाते हुए देख लिया और उसने नाना से भी दूरी बना ली। लेकिन नाना का प्यार और धोखा मनीषा पचा नहीं पाई और उनका पेट खराब हो गया। क्या बोला तूने? मतलब वो शराब पीने लगी और बेवड़ी हो गई। नाना पाटेकर के बाद मनीषा की जिंदगी में डीजे हुसैन की एंट्री हुई। डीजे के साथ भी मनीषा का लंबा अफेयर चला और बॉलीवुड के गलियारों में दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। डीजे ने मनीषा को शादी के लिए भी प्रपोज किया था मगर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन मनीषा यहीं नहीं रुकी और बिना ब्रेक लिए लंदन बेस्ड एक नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेसिल एंथनी के प्यार में भी मनीषा पड़ गई और उनकी कई पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुईं, जिसके दर्शन पूरे भारत ने किए। लोगों को भरोसा हो गया कि मनीषा को नए नए लोगों की लत लग चुकी है। लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा वक्त नहीं चला और दोनों अलग हो गए। मनीषा कोइराला लगातार बिगड़ते रिश्तों और काम ना मिलने से परेशान रहने लगी और शराब की आदी हो गई और बहुत जल्द वो एक बेबड़ी और नशेड़ी औरत बन गई थी और इसका सीधा असर उनके काम पर भी पड़ने लगा। ये सेट पर लेट जाने लगी और नशे में लोगों से बदतमीजी करने लगी। नशे में शूटिंग करती और किसी से भी झगड़ जाती थी, जिसका असर यह हुआ कि उन्हें काम मिलना एक बार फिर से कम हो गया और हाल ये हो गया कि कोई भी इनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता था। तो तुम्हें ये लगता कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूँ? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें शराबी, बिगड़ैल और घमंडी कहकर लोगों ने मनीषा से मुंह फेर लिया। मनीषा की हालत इतनी बुरी हो गई कि वह बी ग्रेड फिल्मों में काम करने को मजबूर हो गई और साल 2002 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया जिसका नाम था एक छोटी सी लव स्टोरी और इस फिल्म में भर भर कर बोल्ड सीन दिए। फिल्म में एक छोटा सा लड़का अपनी दूरबीन की मदद से अपने पड़ोसी के बेडरूम के नज़ारे देखता है और उससे प्यार करने लगता है, मतलब सिर्फ हवस वाला प्यार। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और मनीषा ने देखी तो उनके होश उड़ गए। फिल्म में इतने निचले स्तर के बोल्ड सीन थे कि मनीषा को लगा कि इसके बाद उनकी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल डायरेक्टर ने मनीषा को बिना बताए उनके बॉडी डबल से कई इंटीमेट सीन शूट करवा लिए थे। मनीषा ने जब इन्हें देखा तो वो घबरा गई
उन्होंने डायरेक्टर से इन सीन को हटाने के लिए कहा, लेकिन डायरेक्टर ने सीधे तौर पर मना कर दिया और मनीषा को चिंता होने लगी और फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए वो अड़ गईं। उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज नहीं होगी, लेकिन डायरेक्टर ने कहा तेरे बाप को मत सिखा, चल। मनीषा को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिल्म की रिलीज तो नहीं रुकी और फिल्म रिलीज होने के बाद मनीषा की ऐसी थू-थू हुई कि इसके बाद मनीषा का कैरियर लगभग खत्म हो गया। इसके साथ लोगों ने काम करने से ही किनारा कर लिया और अब उन्हें सिर्फ बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में ही ऑफर होने लगी थी। लेकिन मनीषा की गलती यह रही कि इन फिल्मों को ठुकराने की बजाय वह इन फिल्मों में काम करती चली गई और इसके बाद उन्होंने और भी 2-3 फिल्मों में काम किया जो निचले स्तर की थीं और इसी तरह की वो एक बी ग्रेड फिल्म में नजर आई जिसका नाम था चाहत एक नशा। और इसमें चाहत का ऐसा नशा था कि हर कोई बस इसकी बोल्डनेस से अपनी आंखें सेकने लगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिल्म में कई इंटीमेट सीन थे जिन्हें मनीषा ने आर्यन वैद के साथ शूट किया था और वह खुद को रोक नहीं पाई और आर्यन वैद के साथ भी उसे सच्चा वाला प्यार हो गया। लेकिन मनीषा इतनी पियक्कड़ और नशेड़ी हो चुकी थी कि आर्यन वैद ने भी बहुत जल्द मनीषा से हाथ जोड़ लिए और वह भी मनीषा को छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि प्रशांत चौधरी के साथ भी मनीषा का रिश्ता बहुत गंभीर था। दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन मनीषा का हर आदमी से बहुत जल्द मन भर जाता था, तो प्रशांत चौधरी से भी उनका मन भर गया। मनीषा ने प्रशांत चौधरी को भी छोड़ दिया। इस लिस्ट में नेपाल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय का भी नाम शामिल है। मनीषा का नाम इनके साथ भी जुड़ा और मनीषा ने इनके साथ भी खूब गुलुगुलू किया, जिनके कारनामों के सबूत आज भी गूगल पर पड़े हैं। मगर यहाँ भी मनीषा को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया गया। अजीम प्रेमजी के बेटे तारिक प्रेमजी के साथ भी मनीषा का रिश्ता रहा और मनीषा ने इनके साथ भी खूब मजे किए, लेकिन इस रिश्ते को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ भी मनीषा का इश्क चला। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और अब यह मनीषा के लिए बहुत नॉर्मल हो चुका था। वो हर बार रिश्ता बनाती और कुछ समय बाद तोड़कर एक नए आदमी को ढूंढने लगती। म्यूजिक कंपोजर संदीप चोटा को भी मनीषा ने डेट किया और सुर्खियां बटोरी और बहुत जल्द इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया। संदीप से अलग होते ही मनीषा क्रिस्टोफर डोरिस के प्यार में पड़ी और कुछ साल तक साथ रहने के बाद मनीषा ने इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया। अब मनीषा का फिल्मी कैरियर खत्म हो चुका था और बॉलीवुड में उन्हें कोई भी भाव नहीं दे रहा था। इसलिए 2010 में उन्होंने नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली, लेकिन मनीषा की बदसलूकी और नशेड़ीपन दहल भी नहीं झेल पाए और 2 साल तक साथ रहने के बाद दोनों का तलाक हो गया और मनीषा एक बार फिर से अकेली हो गई। इस तरह एक के बाद एक दर्जनों लोगों के साथ अफेयर बनाने के बाद मनीषा की शादी भी टूट गई और अब मनीषा की हालत बदतर हो चुकी थी। वह दिन रात नशे में डूबी रहती और एक साथ कई तरह के नशे करने लगी। उन्हें झटका तब लगा जब वो एक दिन अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां उनके कई प्रकार के टेस्ट हुए और डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर से पीड़ित घोषित कर दिया और मनीषा को यह एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा। बॉलीवुड के जो लोग मनीषा को पसंद नहीं करते थे, उनकी नफरत अब सहानुभूति में बदल गई और लोग उनके ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। लगातार अमेरिका में चले इलाज के बाद 2017 में उन्होंने कैंसर को हराया और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। भारत वापस लौटने के बाद मनीषा ने नशे को भी अलविदा कह दिया और एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी और कुछ अच्छी फिल्मों से उन्होंने वापसी भी की। उन्होंने डियर माया से धमाकेदार वापसी की और फिल्म संजू में उन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस का किरदार निभाया, जिसकी खूब तारीफ हुई। उन्होंने संजय दत्त के साथ फिल्म प्रस्थानम में भी काम किया और इसके अलावा उन्होंने लस्ट स्टोरीज और शहजादा जैसी फिल्मों में भी काम किया और कई तरह के मोटिवेशनल शोज भी किए और जिसके बाद उनकी छवि में कुछ सुधार हुआ और लोगों ने उन्हें पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया। एक बार जब नेपाल ने अपना नक्शा पोस्ट किया तो उसने भारत के 3 स्थानों पर दावा करते हुए उन्हें नेपाल का हिस्सा बता दिया था। ये हिस्से थे काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाथुरा। जब भारत और नेपाल के बीच इस पर विवाद छिड़ा तो मनीषा ने नेपाल का पक्ष लिया और वह बुरी तरह से ट्रोल हुई। लोगों ने उनसे कहा कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नेपाल ही क्यों नहीं चली जाती। लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद मनीषा को माफी मांगनी पड़ी।
लेकिन धीरे धीरे मनीषा ने अपनी छवि सुधारी और एक सकारात्मक सोच के साथ वह बॉलीवुड में आगे बढ़ी और आज वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और एक अच्छे तरीके से बॉलीवुड में काम कर रही हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी लोग करने लगे हैं। हाल ही में वह संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में नजर आई थी और इसने उन्हें रातों रात एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया और हर किसी ने उनकी तारीफ की और उनके काम को भी खूब पसंद किया गया। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे विवादित मनीषा कोइराला की कहानी, जिनकी खुद की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।